हाय फ्रेंड्स, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक धन के निकासी सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम धन के निकासी सिद्धांत की परिभाषा को समझते हैं। धन निकासी, जैसा कि इसका नाम ही है, धन का निकल जाना, बाहर निकल जाना। तो भारत से धन या वस्तुओं का या सोना चांदी का ब्रिटेन में चला जाना ही धन का निकासी सिद्धांत है। और धन निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे वो थे दादा भाई नौरोजी। हालांकि उनके साथ साथ बहुत से अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी, जैसे कि रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रनाडे, दिनसा वाचा आदि लोगों ने भी इस पर अपना मत प्रस्तुत किया, अपने विचार रखे। तो दोस्तों, माना यह जाता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 मई 1867 ईस्वी को सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के एक बैठक में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक पत्र में इस धन निकासी का विचार प्रस्तुत किया गया। और उसी वर्ष पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का उनका प्रकाशन हुआ, जिसमें उन्होंने धन निकासी सिद्धांत का विस्तार से चर्चा किया, उसकी विस्तार से व्याख्या की। तो बेसिकली ये जो धन का निकासी सिद्धांत है, यह जब भारत पे ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो जाती है, उसी के वाणिज्यवादी सोच का ही प्रतीक है। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह जो धन का निकासी था, इसकी हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि यह धन निकासी सिद्धांत है क्या। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है, तो उसका मात्र एक ही उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक किस प्रकार से भारत को निचोड़ा जा सके, इसका आर्थिक शोषण किया जा सके। और इसी के संबंध में विभिन्न प्रकार के नियम, कानून, प्रक्रियाएँ अपनाई गई, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, धन निकासी सिद्धांत के जो मूल तत्व थे, अर्थात इसको स्थापित करने के क्या कारण थे, तो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती थी कि भारत में उनका व्यापार जो हो, व्यापार पे एकाधिकार हो। और इसी के फलस्वरूप उन्होंने, चाहे वो फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, स्वीडिश हो, सब किसी को उन्होंने भगा दिया और भारत के व्यापार पे एकाधिकार कर लिया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह जो धन का निकासी सिद्धांत है, अब अगर हम देखें कि किन किन रूप में धन की निकासी होती थी भारत से, तो मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं, एक नंबर कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, उससे जो मुनाफा होता था वह धन, मतलब उस धन का ब्रिटेन में भेजा जाता था, उस धन को, वह धन की निकासी के अंतर्गत था। दूसरा था भारत में काम करने वाले ब्रिटिश कर्मचारी, अधिकारी, उन लोगों को दिया जाने वाला पेंशन, भत्ता, वेतन आदि। उसके बाद दोस्तों, भारत में विभिन्न नवाबों, रजवाड़ों आदि को लूटे गए या उनके लूटे जाने के पश्चात जो धन ब्रिटिशों को प्राप्त हुआ वह। उसके बाद भारत के प्रशासन में खर्च किए जाने वाला गृह व्यय। उसके बाद भारत ब्रिटेन से बहुत सारे सैनिक, असैनिक सामग्री खरीदता था, उस पर खर्च की जाने वाली राशि। इसके अतिरिक्त भारत से जो वस्तुएं या सोना चांदी भेज दिया जाता था ब्रिटेन में, वह भी शामिल था। अब हम लोग इसको विस्तार से थोड़ा समझते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने अपने पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने धन निकासी को 3 भागों में बांटा है। पहले चरण में 1757 से लेकर के और 1813 ईस्वी का समय। दूसरा भाग है 1813 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक का समय। और तीसरा भाग है दोस्तों 1858 के पश्चात का समय। तो उन्होंने माना कि जब प्लासी के युद्ध के पश्चात 1757 ईस्वी में, प्लासी के युद्ध में जब विजय प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज, और 1765 ईस्वी में उनको बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है, मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो उसमें बंगाल में ही प्रांत में थे, तो इन सभी क्षेत्रों से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार भी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। और तब से ही यह प्रक्रिया धन निकासी का शुरू हो जाता है। 1765 ईस्वी की यह बात है। इसको उन्होंने वाणिज्यवादी चरण के रूप में माना है। तो दोस्तों, प्रारंभ में यह देखा गया 1765 ईस्वी के पश्चात जब दीवानी प्राप्त हो जाती है ब्रिटिश को, तो भारत से जो भू राजस्व की वसूली होती थी, उन भू राजस्व से ईस्ट इंडिया कंपनी वस्तुओं को खरीदती थी और उनको निर्यात किया जाता था। और उनसे जो प्राप्त होता था पैसा, लाभांश, उसको कंपनी के शेयरधारकों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार से वस्तु के रूप में या धन के रूप में इस क्रम में हम देखते हैं कि पलायन होने लगता है ब्रिटेन की तरफ। दूसरे चरण में उन्होंने माना कि 1813 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक
दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें चूँकि ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो ब्रिटेन को एक बड़ा बाजार चाहिए था, एक बड़ा मार्केट चाहिए था, जहाँ उद्योग धंधों से उत्पादित नई नई वस्तुओं को वो बेच सकें और धन प्राप्त कर सकें। और भारत तो बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश उस समय भी हुआ करता था। तो उसके पश्चात दोस्तों 1813 से 1858 ईस्वी के बीच में यह देखा गया कि भारत को क्रेता बाजार के रूप में तब्दील कर दिया गया। वहीं एक समय भारत अपने सूती वस्त्रों के लिए पूरे विश्व में विख्यात था। वहीं अब 1813 ईस्वी के पश्चात में भारतीय बाज़ारों को ब्रिटेन से लाए गए बने हुए सब सूती वस्त्रों से पाट दिया गया, भर दिया गया। और चूँकि जो भारतीय वस्त्र थे उनमें समय अधिक लगता था और उसकी कीमत भी थोड़ी अधिक थी, और उससे सस्ते ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूती कपड़े भारत के बाज़ार में लाद दिए गए, जिससे कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है वह नष्ट होने लगा। बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी, जिसके कालांतर में दरिद्रता के रूप में हम देखते हैं। और जो तीसरे चरण में उन्होंने माना कि 1858 ईस्वी में जब कंपनी से शासन को लेकर के क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है, भारत का सम्राट अब ब्रिटेन का ही सम्राट या सम्राज्ञी हुआ करता था, तो उस वैसी स्थिति में स्थितियां बदलती है। अब जो भारत का पर जो ब्रिटेन का अधिकार था या एकाधिकार था व्यापार में, वह समाप्त होने लगा। और ब्रिटेन के भी उद्योगपति भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे, उद्योग करना चाहते थे, और वो आए भी। और 1858 ईस्वी के पश्चात ही जब सत्ता क्राउन के हाथों में गई, तो बड़े पैमाने पे ब्रिटेन से, बहुत बड़े पैमाने पे धन का निवेश होता है। किस रूप में? तो वित्तीय बैंक के रूप में, वित्तीय फर्म के रूप में, रेलवे, जहाजरानी, अन्य प्रकार के बहुत सारे उद्योग धंधों में ब्रिटेन से पैसा भारत में आया। और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वो चाहते थे कि भारतीय लोगों का क्रय शक्ति बढ़े, जिससे वो हमारी वस्तुओं को खरीदे या हमारे सेवाओं का उपभोग कर सके। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्यात का स्तर काम जारी रहा, जिससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पे। और एक और नया विचार आज दिखाई पड़ता है, या नया एक है कि नई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है 1858 ईस्वी में, कि भारत में जो गृह व्यय था वह अचानक बढ़ गया। गृह व्यय का मतलब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, या उस समय क्राउन को भारत में प्रशासन को संचालित करने में जो खर्च करने पड़ रहे थे, उसमें बेतहाशा वृद्धि हो गई। एक अनुमान यह लगाया जाता है कि 1901 ईस्वी में 173 लाख पाउंड का गृह व्यय था, जिसमें 30 लाख पाउंड केवल कर्ज पर ब्याज अदायगी था और 13 लाख पाउंड पेंशन के लिए दिए जाने वाला फंड था, जबकि भंडार सामग्री के लिए 19 लाख पाउंड निर्धारित किए गए थे। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयावह स्थिति थी। अब निर्यात से भारत के प्रशासनिक खर्च या गृह व्यय पूरा नहीं होता था। वैसी स्थिति में उस व्यय को पूरा करने के लिए ब्रिटेन से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया जाता था, और उस गृह व्यय में उस ब्रिटेन से लिए गए कर्ज को तो जोड़ा ही जाता था, साथ में उस पर दिए जाने वाले ब्याज को भी जोड़ दिया जाता था, जिससे भारी नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को होती है। और दोस्तों, यह धन का निकासी सिद्धांत ही है जो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और भारत जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, वह बिल्कुल कंगाली के कगार पर पहुंच गई और भारत के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। और एक परिणाम यह भी दिखाई देता है कि जब भारत के उद्योग धंधे या हस्तशिल्प नष्ट होते हैं, तो यहाँ से लोग खेती बाड़ी में, किसानी में जाते हैं और जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, परंतु उत्पादकता घटते जाती है। और इस प्रकार से धन निकासी का बहुत बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।